हाय देयर, माय नेम इज ताहा बशीर। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 के बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। और इस चैप्टर को है ना हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर को रिवाइज कर ले और थोड़ा सा एक्सीड भी हो जाए तो सब्र रखना। तो चलो आज का हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं कि आज पढ़ने को क्या क्या टॉपिक है। तो मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन एंड लास्ट में कुछ एक दो एमसीक्यू करेंगे और हम लोग सेशन एंड कर देंगे आज का। तो चलो आज हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग का डेफिनेशन क्या है। तो ऑर्गेनाइजिंग इन जनरल वर्ड्स, ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स अरेंजिंग एवरीथिंग, हर चीज को अरेंज करके रखना इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारा रिसोर्सेज है, जो हमारे पास जो कंपनी में लाइक मशीन हो गए, इंप्लॉयज हो गए, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसका मोस्ट एफिशिएंट यूज करने के लिए जो हम लोग एक स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं ना कि ऑर्गेनाइजिंग, हाँ, तो इसी चीज को हम लोग है ना ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अब देखो एक बात ध्यान में रखना कि जहां पे भी प्रोसेस वर्ड आ गया है ना उस पे है ना तुम ऊपर नीचे स्टेप को नहीं कर सकते। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस टाइप से होगा। तो ठीक, तो इसमें फर्स्ट क्या था, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। जैसे कि हम लोग प्लानिंग में तो सोच रहे थे कि हमें क्या काम करना है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कितना काम करना है, कितने लोग हैं हमारे पास। तो हम लोग वर्क को है ना डिवाइड कर देते हैं। और वर्क को कैसे डिवाइड करते हैं, लोगों को एक पर्टिकुलर एक वर्ड का एक छोटा सा काम असाइन करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी एक्सपर्टीज को देते हुए कि आगे जाकर वो उसमें स्पेशलाइज हो जाए। तो ठीक, हम लोग आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे, मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट बना देंगे। कोई एक जैसा काम करने वालों के लिए एक तरह का एक डिपार्टमेंट बना देंगे। लाइक हमारी कोई भी चीज की कंपनी है तो हम लोग कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ठीक, तो प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग कोई चीज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिए। अब कोई चीज प्रोड्यूस की है उसके लिए हमें कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह करना पड़ेगा ना, लोग ऐसे ही सामान थोड़ी खरीद लेते हैं। तो एडवर्टीजमेंट तो हम लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिए। अब जो हम लोग जो इतना सारा प्रोडक्शन किए इसके बाद जो हम लोग अर्न किए तो उसके लिए एक लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट बना लिए। और इतने सारे लोगों को मैनेज करने के लिए लाइक हम लोग कुछ लोग सब भी तो हायर करेंगे ना, तो हम लोग एक एचआर डिपार्टमेंट बना लिए। तो एक इस तरह से हम लोग डिपार्टमेंट बना लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो इसमें भी एक दो तरीका होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन करने का। एक होता है फंक्शनल डिपार्टमेंट और एक होता है डिविजनल डिपार्टमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, देखो फंक्शनल डिपार्टमेंट है ना वो कंपनी करती है, लाइक वो सिंगल प्रोडक्ट में डील करती है ना, तो उसके लिए बेस्ट होता है फंक्शनल डिपार्टमेंट। लाइक एक कंपनी कोई वो सिर्फ एक टी शर्ट बनाती है, ठीक, टी शर्ट बनाती है, तो उसी की वो टी शर्ट के लिए उसे एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, उसी टी शर्ट के लिए उसका एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, उसी टी शर्ट की इसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, उसी के लिए एक एचआर डिपार्टमेंट हो गया। और एक और होता है डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये उस तरह की कंपनी के लिए बेस्ट होता है जिस जो कंपनी है ना मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करती है। लाइक तुम्हारी बेटियां हो गई, गोदरेज हो गई, आईटीसी हो गई, यूनिलीवर हो गई, इस टाइप की कंपनी जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है ना उसमें डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है। लाइक इसमें क्या होता है कि जैसे समझ लो कि कोई एक कंपनी है, आईटीसी है, तो आईटीसी तुम्हें पता होगा आईटीसी क्लासमेट की कॉपी भी बनाती है और मतलब कि टोबैको वगैरह में भी डील करती है। और लाइक कि क्या आशीर्वाद का एक आटा भी आता है, वो भी आईटीसी का है। तो समझ लो जैसे कि एक आटा है तो आटा के लिए भी हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। तो उसमें क्या करती है कि हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ना वो अलग अलग डिपार्टमेंट बना लेती है। तो इसमें खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक, बट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मतलब कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो हर एक प्रोडक्ट के लिए ऐसा करती है, डिविजनल डिपार्टमेंट बना लेती है। जो प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना देती है, तो उसको डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलेंगे। और एक होता है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो फंक्शनल डिपार्टमेंट को एक कम प्रोडक्ट में डील करती है तो फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन बेस्ट रहता है। अगर ज्यादा प्रोडक्ट में डील करती है मल्टीपल प्रोडक्ट में तो डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन बेस्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। पहले हम लोग क्या किया, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क किया, वर्क को बांट दिया ऐसे करके। उसके बाद हम लोग क्या किया, एक डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया, एक जैसा काम करने वाले लोग को एक डिपार्टमेंट बना लिया। उसके बाद हमें ड्यूटी भी तो असाइन करनी पड़ेगी ना कि भाई तुझे इतना काम करना है, तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज हो जाता है, ठीक। जब हम लोग ड्यूटीज वगैरह असाइन कर देते हैं तो हमें एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, हमें किससे काम लेना है, किससे काम करवाना है, इस टाइप का हम लोग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाते हैं, एक हायरार्की बनाते हैं। लाइक एक मैनेजर है, उसके नीचे सबऑर्डिनेट है, उसके सुपीरियर सबऑर्डिनेट, इस टाइप का रिलेशन बिल्ड करते हैं। तो क्या होता है, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, तो इस चीज को है ना एक निमोनिक है आइडिया, इसके थ्रू इस चारों चीज को याद रख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइडिया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ए और ई स्विच हो जाएगा, तो यहाँ पे एक काम करना क्या, एक स्माइली ऐसे बना देना और काम हो जाएगा कि तुम्हारा हो जाएगा ए से ई को स्विच हो जाएगा। आई से आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, डी से डिपार्टमेंटलाइजेशन, ए से असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज और ई से एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। जो हम लोग ऐसे डिपार्टमेंट वगैरह इस टाइप का बनाए तो इससे हम लोग का इंपॉर्टेंस क्या है इसका, तो बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। हम लोग जो हायरिंग के डिवीजन ऑफ वर्क किए उस पर्टिकुलर बंदे को उसकी जॉब क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम लोग उसको पर्टिकुलर वर्क दिए, तो उसमें क्या होगा
होगा कि वो बंदा पर्टिकुलर चीज में स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन होगा, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। जब हम लोग काम को डिवाइड कर दिए छोटे छोटे टुकड़े में, सबको पता है कि भाई तुझे क्या काम करना है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज हो गया, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, कोई भी एक काम दो दो मर्तबा नहीं हो जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट किया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम लोग आइडेंटिफाई किया अच्छा ये बंदा ये काम कर सकता है, हमारे पास इतनी सारे रिसोर्सेज है, तो हम लोग रिसोर्सेज का है ना मैक्सिमम यूज किया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया। नेक्स्ट क्या आ जाता है अडैप्शन टू चेंज, तुम लोग कोई भी चेंजेस को है ना इजीली अडैप्ट कर सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ, लाइक तुम्हें पता होगा जैसे कि एडवर्टाइजमेंट पहले सिर्फ बिल बोर्ड पेपर वगैरह में होता था, फिर टीवी का जमाना आया तो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट होने लगा, लाइक अभी यूट्यूब वगैरह पे एडवर्टाइजमेंट होते हैं। तो अब क्या जैसे कि तुम्हारा एक ऑर्गेनाइजिंग पूरा बना हुआ है, तुम्हारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, लाइक तुम्हें एडवर्टाइजमेंट में कुछ चेंज करना है तो तुम मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले को बोले कि अब है ना थोड़ा थोड़ा ये चेंजेस करना है हमें, तो तुम्हारे इससे ना फाइनेंस डिपार्टमेंट को कुछ इफेक्ट पड़ा, ना ही तुम्हारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कुछ इफेक्ट हुआ, ना ही कोई और डिपार्टमेंट को, बस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन वो तुम चेंजेस को इजीली अडेप्ट कर सकते हो कि मार्केट तो डायनेमिक है, तो हमें इजीली कोई चीज को अडेप्ट कर सकते हैं, अडेप्शन टू चेंज ऑर्गेनाइजिंग की वजह से ही ना। नेक्स्ट क्या इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक कोई बंदा है जिसको एडवर्टाइजमेंट वगैरह का अच्छा नॉलेज है तो हम लोग को उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट वगैरह में डाल दिए, कोई एक बंदा है जिसको फाइनेंस वगैरह का बहुत अच्छा नॉलेज है तो हम लोग उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल दिए, तो है क्या कि उस पर्टिकुलर बंदा को उस फील्ड का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो उसका जो मैनेजर रहेगा उसको भी तो हर चीज को मैनेज करने में आएगा कि उसके एम्प्लॉयज जो है वो पर्टिकुलर चीज के अच्छे से ये कर सकते हो, तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे एडमिनिस्ट्रेट करना इजीली हो जाएगा, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, जब तुम्हारी एक ऑर्गेनाइजिंग है, हर चीज ऑर्गेनाइज है हर तरीके से, तो उसमें जो पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है वो भी उस चीज में स्पेशलाइजेशन हो रहा है उसका, तो उसका भी एक पर्सनल ग्रोथ हो रहा है, तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल होगा। नेक्स्ट क्या आ जाता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ये इस ऑर्गेनाइजिंग करने से है ना तुम्हारी कंपनी को है ना एक्सपेंशन एंड ग्रोथ करने में भी है ना बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है, लाइक तुम्हारा सब चीज का अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, तुम्हें पता चला कि हमें कोई एक नया प्रोडक्ट ऐड करना है, तो है ना बस एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक बंदा को डाल देंगे ना तो हम लोग बहुत ही इजीली हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं, तो हर चीज जब ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना तो हमें कुछ भी नया डिसीजन कुछ भी एक्सपेंशन ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है, ठीक। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग समझ गए, ये इसको एक बार पढ़ लेना याद रहेगा, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है एक फ्रेमवर्क रेडी करके रखना कि डिफाइंस करता है क्या जॉब पोजीशन अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द डिफरेंट एम्प्लॉयज, तो हम लोग क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ये सारा चीज आता है, ठीक। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इट्स मीन द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स कैन बी वर्क अंडर वन सुपीरियर, तो एक ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में हम लोग ये करते हैं ना कि एक मैनेजर है इसके नीचे ना हम लोग 5 एम्प्लॉय से ये काम करवाएगा, उसके बाद ये इतने एम्प्लॉय से ये काम करवाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट करते हैं, ठीक। तो ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है कि वो नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट करना चाहे या फिर वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, कोई एक बंदा वो सिर्फ 2 बंदे से रिपोर्ट करेगा नीचे तो इस टाइप का लंबा टॉल स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हो जाएगा। और इसी में अगर कोई वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा कि कोई एक एम्प्लॉय है वो 10-12 लोगों को मैनेज कर सकता है, तो इससे क्या होगा वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हो जाएगा, ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर को ये करता है, एक हायरार्की जो होता है ना कि टॉप टू बॉटम ऐसा, तो इसको ये शो करता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स वर्क अंडर वन सुपरवाइजर, मतलब एक सुपरवाइजर के अंदर में कितने सारे सबऑर्डिनेट वर्क करेंगे, इसको होता है एक नैरो हो जाता है जिसमें पतले पतले मतलब कि एक के नीचे 2 है फिर 2 के नीचे 3 है, इस टाइप से हो गया, तो नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, और इसमें होता है वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, और कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इतना इनफ है, ठीक। नेक्स्ट क्या है फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, मैं तुम्हें वहां पे बताया था फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर डिपार्टमेंटलाइजेशन में, हाँ बिल्कुल सेम चीज है। अगर कोई एक सिंगल प्रोडक्ट में डील कर रही है कोई कंपनी, तो लाइक उस सिंगल प्रोडक्ट के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, मार्केटिंग हो गया, R&D हो गया, परचेसिंग हो गया, वो सारे डिपार्टमेंट है। और इसमें अगर डिविजनल स्ट्रक्चर करना है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए भी, जैसे कि यहाँ पे समझ लो कॉस्मेटिक एक प्रोडक्ट है, गारमेंट एक प्रोडक्ट है, फुटवेयर एक प्रोडक्ट है, स्किन केयर एक प्रोडक्ट है, तो अब इसके गारमेंट में भी HR होंगे, मार्केटिंग होंगे, R&D होंगे, परचेसिंग होंगे, ठीक। अब यही सेम चीज कॉस्मेटिक्स में भी यही HR होंगे, मार्केटिंग होंगे, R&D होगा, तो डिविजनल स्ट्रक्चर में हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, और फंक्शनल स्ट्रक्चर कोई एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए वो एक फंक्शन में डिवाइड होती है। फंक्शनल स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक सिंगल ये रहता है और इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल डिपार्टमेंट बनता है, ठीक ठीक। फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ये चार्ट को देखो ना, थोड़ा सा मेरी बात सुनो, थोड़ा सा चार्ट को देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक। और ये एक चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, तुम इसको पॉज करके रेड करो, ऐसी वीडियो लंबी होती जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो कोई भी कंपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो फॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन बनती है, फॉर्मल ही से इनफॉर्मल निकल के आ जाता है। लाइक क्या हुआ, जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इसमें क्या होगा क्लियरली डिफाइंड वर्किंग रिलेशनशिप होगा, क्रिएटेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है, कोई भी चीज को सोच समझ के अच्छा कौन किससे क्या करेगा, तो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब जैसे तुम्हारा
इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड रहता है, उसके बाद तुम्हारा लोगों से जान पहचान होने लगता है, थोड़ा सा भाईचारा होने लगता है, अच्छा भाई साहब आप कहाँ रहते हैं, ऐसा करके तो इनफॉर्मल उसी में से बिल्ड हो जाता है। ठीक, तो इनफॉर्मल कुछ कोई कंपनी इनफॉर्मल इंटेंशनली नहीं बनाती है, वो अपने आप फॉर्मल से इनफॉर्मल बन के आ जाता है। ठीक, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके बेनिफिट क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं, क्या फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स रहती है कि भाई तुझे इतना काम दिया गया इतना करना, क्लैरिटी ऑफ ड्यूटीज रहती है, किसको कितना काम करना है क्या रहता है, यूनिटी ऑफ कमांड, एक कमांड रहता है उसको फॉलो करना होता है, यूनिटी ऑफ कमांड होता है, हेल्पफुल इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एंड गोल है उसको अचीव करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक, प्रोवाइड स्टेबिलिटी, यहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड रहती है। ठीक, एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। इसी के डिसएडवांटेजेस क्या है, यहाँ पे डिले इन एक्शन होता है, लाइक क्या कि कोई भी एक छोटा सा काम है तो तुम्हें मैनेजर से अप्रूव करवाना है, ये करवाना है, तो एक्शन थोड़ा सा डिले हो जाता है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, यहाँ पे कोई एक जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं उसमें क्या होता है कि तुम अपने एम्प्लॉय को है ना एक पर्टिकुलर वर्क असाइन कर देते हो, तो अब वो अपनी क्रिएटिविटी, वो एम्प्लॉय अपना कुछ क्रिएटिविटी लगाता, अपने दिमाग से कुछ करता, तो उसका है ना इनिशिएटिविटी मतलब कि यहाँ पे कुछ अपने से नहीं कर पाता एम्प्लॉयज वगैरह। इग्नोर्स ह्यूमन एलिमेंट सेंटीमेंट जो होते हैं ना इंसान की ह्यूमन इमोशन, इसको इग्नोर किया जाता है, सिर्फ काम 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 इस टाइप का होगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। इनफॉर्मल में क्या होता है, इनफॉर्मल के एडवांटेज हो जाते हैं कि यहाँ पे फास्टर कम्युनिकेशन होता है, जो उसके डिसएडवांटेज रहेंगे वो इसके एडवांटेज हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, फुलफिल सोशल नीड, यहाँ पे एक इंसान की जो सोशल लाइफ होती है वो फुलफिल हो जाती है। और नेक्स्ट क्या है, हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेज लाइक स्प्रेड ऑफ र्यूमर्स खूब स्प्रेड होंगे, लाइक कानाफूसी इस टाइप का जो होता रहता है, इस टाइप का स्प्रेड ऑफ र्यूमर, रेसिस्टेंट टू चेंज। अब यहाँ पे क्या होगा, इनफॉर्मल में अगर कोई चीज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैनेजर को कुछ बोला गया कि अब चेंज करना तो फटाक फटाक सबको ऐसा करना है, यहाँ पे थोड़ा सा इनफॉर्मल है तो लोग थोड़ा सा ये ढिलाई कर देते हैं, तो रेसिस्टेंट टू चेंज होता है। और नेक्स्ट आ जाता है प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स। यहाँ पे एनसीईआरटी का एक चार्ट है, इसको पॉज करके रेड कर लो और हम लोग आगे बढ़ते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या हुआ, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड पावर्स डाउनवर्ड टू द सबऑर्डिनेट। देखो डेलीगेशन क्या होता है कि कोई एक दो बंदे के बीच में होता है, ठीक, जैसे कि एक सुपरवाइजर, एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में एक पावर को डेलीगेट किया जाता है, कोई एक अथॉरिटी को एक काम को डेलीगेट कर देना, तो इसको डेलीगेशन ऑफ वर्क बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या है ना, तीन एलिमेंट्स है, रिस्पांसिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। रिस्पांसिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, अथॉरिटी मतलब पावर और अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। तो देखो जैसे कि तुम्हारा बॉस है, ठीक, तुमको कोई काम दिया, तुम ये काम करने के लिए, लेकिन तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा बर्डन हो गया, ठीक, तो तुम ये काम है ना किसी और को डेलीगेट कर दिया, लाइक तुम कोई फ्रीलांसर्स वगैरह हायर कर लिए, तो ये फ्रीलांसर्स हायर करने की भी है ना अथॉरिटी, इतनी पावर तुम्हें ऊपर से मिली कि तुम कुछ लोगों को हायर कर लिए, तो फ्रीलांसर्स हायर कर लिए, तो इतना अथॉरिटी तुम्हें मिला। अब ये चार फ्रीलांसर तुम अपने लिए हायर कर लिए, वो काम करके रख देंगे, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम उसको डेलीगेट कर दिया अपने फ्रीलांसर्स वगैरह को कि भाई ये काम है ना तुझे कंप्लीट करके देना हर हाल में। तो ये क्या, तुम्हें अथॉरिटी मिला तो तुम कुछ फ्रीलांसर्स हायर किए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम डेलीगेट कर दी उसमें कि भाई ये काम तुझे करके देना, ठीक। अब तुम चुपचाप बैठो, बट अगर वो काम वो टाइम पे पूरा नहीं किए तो तुम्हारा बॉस है ना वो तुमसे सवाल करेगा कि ये काम पूरा क्यों नहीं हुआ। तो वो तुम ये बात नहीं बोल सकते कि वो है ना अपने नीचे है ना हम 4 लोग को हायर किए थे बट वो वही काम करके नहीं दे पाए, तो अब हम क्या करें। तो ये क्या, ये तुम जवाब नहीं दे सकते। तो अकाउंटेबिलिटी जो तुमसे जवाबदेही होगी ना, ये कैन नेवर बी डेलीगेट, ये इस चीज को तुम डेलीगेट नहीं कर सकते। तुम्हें अथॉरिटी मिला, तुम पावर डेलीगेट कर दिया कि भाई ये काम है तुझे ये करना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम अपने जिम्मेदारी को भी डेलीगेट कर दिया, बट अकाउंटेबिलिटी वो तो तुमसे ही जवाबदेही होगी ना, तो इसको तुम डेलीगेट नहीं कर सकते। तुम्हें वो काम करना है, उसके लिए जो तुम्हें पावर चाहिए वो देता हूं, तुम्हें इसकी जिम्मेदारी है ये कंप्लीट करो, बट अकाउंटेबिलिटी तुमसे ही हो गया, अकाउंटेबल तुम ही हो गया। तो एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन यही होते हैं। एक एनसीईआरटी का चार्ट था, उसे पॉज करके रेड कर सकते हो, बट इतना तुम समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है। लाइक तुम मैनेजर हो, ठीक, तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा बर्डन आ गया, तुम एक सोचे कि यार ये छोटा मोटा काम तो मैं आगे डेलीगेट कर सकता हूं अपने एम्प्लॉयज वगैरह पे, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट अब इफेक्टिव वे में कोई और इंपॉर्टेंट काम में ध्यान देगा, ठीक। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा, अब वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय को वो काम सौंपा जाएगा तो उसका भी तो भाई इंप्रूवमेंट होगा, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, जब तुम कोई काम डेलीगेट करोगे तो वो ठीक ठाक एम्प्लॉय को ना डेलीगेट करोगे कि भाई हाँ वो भी उस काम को करने के काबिल होगा तभी ना तुम उसे डेलीगेट करोगे। तो एम्प्लॉय को लगेगा यार मेरे को बॉस इस काबिल समझा कि मुझे ही काम दिया गया, तो मोटिवेशन होगा, एम्प्लॉय का बिल्ड होगा। नेक्स्ट क्या, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ होगा, रिड्यूस वर्कलोड ऑफ मैनेजर, मैनेजर का क्या होगा, वर्कलोड जो होगा, जो फालतू फालतू काम में उसका वर्कलोड रिड्यूस हो जाएगा। उसका क्या, बेटर कोऑर्डिनेशन, जब तुम
तुम एम्प्लॉयज वगैरह को ये कर दोगे, अपना काम असाइन कर दोगे, तो मैनेजर बेटर वे में कोऑर्डिनेट कर पाएगा एक दूसरे से, तो बेटर कोऑर्डिनेशन होगा। तो डेलीगेशन की ये सब इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हम लोग डेलीगेट करते हैं वर्क को। क्या होता है कि हर एक कंपनी है ना अपने वर्क को कोई ना कोई तरीके से डेलीगेट करती है दूसरे पे, ठीक, तभी काम आगे बढ़ पाता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू अ सिस्टेमेटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सिस्टेमेटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑल डिपार्टमेंट्स एक्सेप्ट दैट व्हिच कैन बी एक्सरसाइज ओनली एट सेंट्रल पॉइंट। क्या मतलब हुआ इसका, देखो डेलीगेशन में क्या होता है कि अपना काम कोई और से करवाना है, ठीक। तो डेलीगेशन में भी और डिसेंट्रलाइजेशन में भी तो यही हो रहा है कि रिस्पांसिबिलिटी बांट दी गई है, हाँ। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन जो बनाने लगते हैं ना, कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, कौन सुपीरियर होगा, हायरार्की इस तरह से बनाते हैं, तो उसी टाइम हम लोग है ना डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं कि भाई थोड़ी थोड़ी पावर इसको दे दिया, थोड़ी सी पावर इस मैनेजर के पास है, थोड़ी सी पावर इस सबऑर्डिनेट के पास है। तो हम लोग इस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन इंटेंशनली क्रिएट की जाती है, ठीक। बट डेलीगेशन होता क्या है कि मैनेजर के पास आज बहुत ज्यादा काम आ गया, तो इस ये काम को डेलीगेट कर दिया, ठीक। तो डेलीगेशन है ना इंटेंशनली पहले से, मतलब कि प्री प्लान नहीं हो, मतलब कि डेलीगेशन में है ना क्या होता है कि वो सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी नहीं होती है इसमें, मतलब कि पहले से सेलेक्ट कर दिया जाता है कि भाई इतनी पावर तो इसके पास रहेगी, इतनी पावर इसके पास, इतनी पावर इसके पास। और डेलीगेशन क्या होता है कि कभी काम ज्यादा आ गया तो काम को डेलीगेट कर दिया दूसरे पे, ठीक। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में यही एक बेसिक सा फर्क है, ठीक। और डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेशन हमेशा सिर्फ दो लोगों के बीच में होता है, लाइक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को पावर अपना, मतलब कि कुछ काम रिस्पांसिबिलिटी डेलीगेट कर दिया, ठीक। तो इस तरह से डेलीगेशन होता है। बट डिसेंट्रलाइजेशन होता है, डिसेंट्रलाइजेशन हर एक लेवल पे होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर एक लेवल पे पावर को थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी को, रिस्पांसिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऐसा होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक। यही है, मैं बता दिया, डिसेंट्रलाइजेशन इन डेलीगेशन अथॉरिटी शेयर बिटवीन टू पर्सन ओनली होता है, और डेलीगेशन इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बट डिसेंट्रलाइजेशन नेसेसरी नहीं है। लाइक तुम्हारी 4-5 लोगों की कंपनी है, तो इसमें डिसेंट्रलाइजेशन उतना जरूरी नहीं है, ठीक। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज एंड एक्सपैंड, जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, एक्सपैंड करती है, तब तुम्हें डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। जब तुम्हारी कंपनी डिसेंट्रलाइज है तो क्या होता है, फर्स्ट क्या है, डेवलप्स इनिशिएटिंग अमंग सबऑर्डिनेट्स। जब तुम्हारी जो अथॉरिटी है थोड़ी थोड़ी जगह पे, हर एक लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट की गई है, रिस्पांसिबिलिटी हर एक लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो जो डेवलप्ड इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, जो तुम्हारा एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, उसे कोई चीज का वो डिसीजन भी लेना है, उसे वो अपना वो काम को मुकम्मल करना है, तो वो अपना क्रिएटिविटी, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएगा कि हाँ ये काम ये कर सकते हैं। तो जब उसे थोड़ी अथॉरिटी मिली है, थोड़ी सी पावर मिली है, वो अपने हिसाब से वो काम करेगा। तो उसका क्या होता है कि डेवलप मैनेजर टैलेंट फॉर फ्यूचर। तो जब वो अपना क्रिएटिविटी, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, तो वो क्या, मैनेजर टैलेंट फॉर फ्यूचर। हम लोग फ्यूचर के लिए हम लोग सोचेंगे कि अच्छा कौन बेहतर तरीके से काम कर सकता है, तो इसे मैनेजर बना देना चाहिए। तो हम लोग क्या, उसके बाद क्या होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। जब डिसेंट्रलाइजेशन रहता है तो हर एक एम्प्लॉय, हर एक लेवल पे थोड़ा थोड़ा पावर सबके पास है, तो सब अपना अपना दिमाग लगा के वो काम को कंप्लीट कर रहा है, जल्दी जल्दी वो काम होगा, ठीक। रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट है उसको थोड़ा सा आराम रहता है कि अब हर चीज के लिए वो उससे तो नहीं ना, कंपनी सेंट्रलाइज होती है तो हर चीज के लिए उसे दिमाग लगाना पड़ता है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज के लिए। बट यहाँ पे क्या कि जब थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी पावर हर कोई ले रहा है अपने हिसाब से, तो यहाँ पे टॉप लेवल को थोड़ा सा रिलीफ रहता है। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, इसी के साथ क्या, ग्रोथ फैसिलिटेट होता है। बेटर कंट्रोल रहता है, जब सबको थोड़ा सा एक तरह से चेन की तरह सब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं ना, तो बेटर वे में कंट्रोल कर सकते हो, ठीक। डिसेंट्रलाइजेशन में यहाँ पे देखो, डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन का चार्ट यहाँ पे रेट कर लेना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिसेंट्रलाइजेशन एज सेंट्रलाइजेशन की तरफ। तो सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जब जब कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब सारा डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल के पास रहता है, तो उसे सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और जब थोड़ी थोड़ी पावर डिस्ट्रीब्यूट रहती है हर एक जगह पे, तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक, हर एक लेवल पे। बस यही सिंपल सा फर्क है। इसी साथ यहाँ पे ये चार्ट है, तुम इसे पॉज करके रेट करना चाहो, ये भी एक चार्ट है, इसे भी पॉज करके रेट कर लेना, तुम्हें काम देगा। बट इसी के साथ हमारा चैप्टर फुल्ली तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आते हैं कुछ, हम लोग एक दो एमसीक्यू का प्रैक्टिस करते हैं, और भी तुम्हें फर्दर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए वीडियोस बनी हुई है, तुम्हें एंड में शो होगी, डिस्क्रिप्शन में भी टॉप में तुम्हें लिंक मिल जाएगी। और अगर तुम्हें बिजनेस स्टडी के लिए ना एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो छोटी छोटी एक एक नंबर की जो होते हैं ना, उससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड रहेगा ना, देखो वन शॉट देख के सभी एग्जाम में चले जाएंगे, बट जब छोटा छोटा चीज है ना, एमसीक्यू की वजह से ही तुम्हारा सही होगा, ठीक। एमसीक्यू देख लेना, वो अभी यहाँ पे एक दो आंसर दो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर दे देना। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, एक दो सबऑर्डिनेट्स रहेंगे कि ज्यादातर सबऑर्डिनेट्स रहेंगे, हाँ। कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय सुपीरियर, ये किसमें था, कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय सुपीरियर, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट कितने रहेंगे, ये क्या
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या फिर नन ऑफ द अबव। देखो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं लग रहा है, इसको एलिमिनेट कर दो। नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। अब और ए और बी में से देखो, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट था ना, वही था स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय सुपीरियर। तो टॉल स्ट्रक्चर, वाइडर स्ट्रक्चर, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर तुम खुद दोगे, दे सकते हो, तो मुझे पता है। पॉज करो, दो, अब आंसर सुनो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के कितने एलिमेंट होते थे? देखो डेलीगेशन में क्या होता है, कोई काम को सौंपना, तो उसे सौंपते हो तो क्या देते हो, उसे वो काम को करवाने की पावर देते हो, तो अथॉरिटी, अथॉरिटी आ गया। उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो गया। उसके बाद क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी। तीन एलिमेंट थे ना, तो अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, तो अकाउंटेबिलिटी। बट यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन क्या कर रहा है, ये तो फालतू, इसलिए यही होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, तो ये वीडियो तुम्हें पसंद आई, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना। उम्मीद करता हूं ये वीडियो एक्सीड हो गई है 10 मिनट से बहुत ज्यादा, बट उसके लिए आई एम सॉरी, बट तुम इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना। अगर ये एक शॉर्ट मिनी एक्सप्लेनेशन अगर तुम्हें पसंद आई, तो और भी फर्दर एक्सप्लेनेशन की वीडियोस देख लेना, और मिलता हूं फिर किसी अच्छी वीडियो में। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।